नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 13वें एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम प्रियांश है। मैं गुजरात के सौराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में पढ़ता हूं और अभी 2 दिन पहले घटी एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं यहां एक हॉस्टल में रहता हूं और हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग के पास ही एक स्कूल है जो हॉस्टल के रूम की खिड़की से साफ साफ दिखाई देता है। तो 2 दिन पहले ऐसे ही रात में सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं टॉयलेट गया और फिर रूम में आकर टहलने लगा। रात करीब 2 बजे का समय था। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ देर फोन चलाया और फिर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि सामने उस स्कूल की छत पर एक बच्ची खड़ी हुई है। अंधेरा होने के बावजूद मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल किसी नॉर्मल बच्चे की तरह लग रही थी। 10 से 11 साल की उम्र होगी उसकी। तभी वह मुझे देखकर स्माइल करने लगी और स्माइल करते करते अचानक वहां से गायब हो गई। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए वहीं जम गया। फिर अगले दिन मैं उस स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसे सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इस स्कूल के पास प्लेग्राउंड नहीं होता था, इसलिए हर सैटरडे को बच्चों को स्कूल की छत पर ही खेलने के लिए ले जाते थे। एक दिन एक बच्ची खेलते खेलते पता नहीं कैसे उस छत से नीचे गिर गई। इसके बाद 2-3 दिन आईसीयू में रहने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। वह छोटी बच्ची जो मैंने देखी थी, वह पक्का उसी बच्ची की आत्मा थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि भूत प्रेत या आत्माएं हमें कभी भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकती हैं, और ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी रखने से हम समझ सकते हैं कि कुछ घटनाएं नॉर्मल नहीं होती। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब मेरी दीदी के साथ हुआ था। मैंने पहले भी आपको अपनी दीदी के साथ हुई एक भूतिया घटना के बारे में बताया था। मेरी दीदी अभी एक स्कूल टीचर हैं और वह लखनऊ में जॉब करती हैं। मेरी दीदी के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वह टीचिंग का कोर्स कर रही थी। उन दिनों वह एक हॉस्टल में रहा करती थी। वहां रहते हुए उनकी कुछ फ्रेंड्स भी बन गई थी। दीदी के रूम में उनके साथ 3 और लड़कियां सोया करती थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक रात जब मेरी दीदी सो रही थीं, तो सोते सोते अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्होंने टाइम देखा तो अभी रात के 2:30 बज रहे थे। दीदी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई तो वह उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। असल में वह बाथरूम उनके रूम से बाहर थोड़ी दूरी पर बना था। तो दीदी अपने रूम से निकलकर बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उनकी नजर नीचे ग्राउंड में लगे एक झूले पर पड़ी। दीदी ने देखा कि उस झूले पर कोई बैठा हुआ था। वह जो कोई भी था वहां बैठा कुछ गुनगुनाता हुआ झूला झूल रहा था। मेरी दीदी सोच में पड़ गई कि इतनी रात यहां कौन झूला झूल रहा है। दीदी को बहुत हैरानी हुई, तो दीदी उसे देखने के लिए उसके पास जाने लगी कि वह आखिर कौन है जो इतनी रात भी बिना डरे मजे से झूला झूल रहा है। जब दीदी उसके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह एक लड़की है जिसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। दीदी फिर से सोचने लगी कि भला यह लड़की इतनी रात गए यहां क्या कर रही है, इसे अकेले यहां डर नहीं लग रहा क्या। यही सोचते सोचते मेरी दीदी ने अपना हाथ उसके कंधे पर जैसे ही रखा तो उस लड़की ने एक झटके से पलटकर मेरी दीदी की तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर दीदी शॉक हो गई, क्योंकि ये तो हॉस्टल की वही लड़की थी जिसे सब पागल पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे। और वह लड़की हमेशा अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता था। वह अपने रूम में भी बिल्कुल अकेली सोया करती थी, क्योंकि कुछ लड़कियों का कहना था कि वह लड़की रात में सोते वक्त अजीब अजीब हरकतें करती है, इसलिए सब लड़कियां उससे दूरी बनाए रखती थीं।
कुछ लड़कियां तो उसके पास जाने से भी डरती थीं। उसके पीछे पलटते ही उसकी शक्ल देखकर दीदी बहुत डर गई, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। वह दीदी को देखकर गुर्राने लगी। यह सब देखकर दीदी इतनी डर गई कि उसी वक्त भागकर अपने रूम में आ गईं और चुपचाप अपने बेड पर लेट गईं। लेकिन दीदी को नींद नहीं आ रही थी, बस डर के मारे चादर को पूरा सिर तक ढककर लेटी हुई थीं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। फिर जब सुबह हुई तो दीदी ने रात वाली बात अपनी फ्रेंड्स को बताई। उनकी कुछ फ्रेंड्स ने तो उनकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ ने यह सब उनका भ्रम समझकर यह बात हंसी में उड़ा दी। फिर अगला दिन तो दीदी का जैसे तैसे बीत गया, लेकिन रात में दीदी जानबूझकर नहीं सो रही थी। दीदी देखना चाहती थी कि वह लड़की आज भी वहां झूले पर जाएगी या नहीं। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। दीदी धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और अपने फर्स्ट फ्लोर की विंडो से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद दीदी ने देखा कि वह लड़की धीरे धीरे चलकर आई और झूले पर बैठकर झूला झूलने लगी। लेकिन इस बार दीदी उसके पास नहीं गई। वह पहले से ही बहुत डरी हुई थी। फिर दीदी ने भागकर अपनी एक फ्रेंड को जगाया और उसे लेकर उसी फर्स्ट फ्लोर की विंडो के पास चली गई। बोली, यह देखो, वह लड़की आज भी वहां झूला झूल रही है। उनकी फ्रेंड ने जब यह देखा तो वह भी थोड़ा डर गई। उनकी फ्रेंड उस लड़की के पास जाना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उन्हें रोक लिया। फिर दीदी और उनकी फ्रेंड ने देखा कि वह लड़की झूला झूलने के बाद पास लगे एक पीपल के पेड़ के पास गई और वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी चीख मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड के अलावा और किसी को सुनाई नहीं दी थी। फिर दीदी और उनकी फ्रेंड दोनों भागकर अपने रूम में चली गईं। दोनों बहुत डर गई थीं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह लड़की उनके रूम की विंडो के पास आकर खड़ी हो गई और एक शैतानी मुस्कान के साथ दीदी और उनकी फ्रेंड को देखने लगी। इसके बाद तो वे दोनों इतनी डर गईं कि उनकी एक साथ चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर उनकी बाकी फ्रेंड्स भी उठ गईं। फिर उन दोनों ने पूरी बात अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और बस बुरा सपना समझकर वह सब वापस सो गईं। फिर अगली सुबह मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड ने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई। वार्डन ने उनकी बात का यकीन तो नहीं किया, लेकिन फिर जब वे तीनों उस लड़की को देखने के लिए उसके रूम में गए तो जो देखा वह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वह लड़की अपने रूम की छत पर उल्टा चल रही थी। मेरी दीदी और उनकी फ्रेंड तो यह देखकर वहीं बेहोश हो गईं। वार्डन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और उस लड़की को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर मानसिक अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर उसी रात जब उस हॉस्टल का वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। जब वह वॉचमैन उस पेड़ के पास गया तो देखा कि वह वही लड़की थी। वह उस पीपल के पेड़ पर बैठकर किसी जानवर को खा रही थी। वॉचमैन चिल्लाता हुआ सीधा हॉस्टल के वार्डन के पास गया और उसे सब बता दिया। वार्डन समझ गया कि यह तो कुछ और ही मामला है। फिर अगले ही दिन वार्डन ने वहां एक पंडित को भी बुलवाया, लेकिन उस लड़की में पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी कि वह पंडित भी उसे ठीक नहीं कर सका और डर कर भाग गया। आखिर में वार्डन ने उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करके यह सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन उसके पेरेंट्स वहां आ गए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद उसका क्या हुआ यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर हॉस्टल के एक बहुत बूढ़े काका जो हॉस्टल की सफाई का काम करते थे, उन्होंने बताया कि इस पीपल के पेड़ पर एक कील घड़ी हुई थी। कई साल पहले इस पीपल के पेड़ में एक बुरी आत्मा का वास था, जिसे एक तेजस्वी साधु ने अपने कब्जे में करके उसे एक कील में अभिमंत्रित करके इस पेड़ पर गाड़ दिया था। और वह कील शायद उस लड़की ने निकाल दी थी, इसलिए वह बुरी आत्मा इतने साल बाद आजाद हो गई और उसने उस बेचारी लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया। यह मेरी दीदी के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे आसपास की घटनाओं को हमेशा सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हमें सामान्य लगता है वह कुछ और हो सकता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम जसकरण है। यह 2013 की बात है, जब मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद मेरे पापा का भी उसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई।
दादाजी और पापा की मौत के बाद मेरे दादा तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे पापा मुझे डराने लगे। वह आज भी मुझे डराते हैं। ये 2018 की बात है। रात का समय था। तभी हमारे घर की लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मुझे और मेरी मम्मी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह रात मेरी मम्मी की आखिरी रात थी। हम लोग खेतों में अकेले रहते थे। उस रात मुझे मम्मी और पापा की आत्मा दिखाई दी थी। मम्मी के जाने के बाद मेरे ताया जी मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन पापा की आत्मा मुझे आज भी दिखाई देती है। जब मैं ताया जी के पास गया था तो उस रात उनके साथ जाते हुए हमारा रोड पर एक्सीडेंट होते होते बचा था। मेरे ताऊ जी को समझ आ गया कि यह मेरे पापा और मम्मी का ही काम है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ज्ञानी बाबा जी को मुंबई से हमारे यहां बुलवाया। वह बाबा हमारे घर आए और उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर सब लोग बहुत हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जो आत्मा मेरे पीछे लगी थी वह मेरे मम्मी पापा की नहीं, बल्कि मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार की आत्मा थी। हमने बाबा से पूछा, हमारा उसके रिश्तेदार से क्या लेना देना है? वह हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तो उस आत्मा ने ही बताया कि कई साल पहले, मतलब 2011 में, जब तेरे पापा ने राजस्थान में जमीन खरीदी थी, तब उन्होंने जमीन के लिए मेरे पापा को मरवा दिया था और जमीन के लिए मुझे और मेरी बहन को झूठे केस में जेल में बंद करवा दिया था। हमें 2 साल की सजा मिली थी, लेकिन मैं जेल से फरार हो गया और बाहर आकर मैंने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन मरने के बाद भी मैं बदले की आग में तड़प रहा था। इसके बाद मैंने एक एक करके तेरे घर वालों को मार दिया। उस आत्मा की बात सुनकर हम सब लोगों को बहुत हैरानी हुई। इसके बाद मैं वहां से भागकर सीधा मुंबई आ गया, लेकिन यहां आज भी वे लोग मुझे डराते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिंदगी में किसी के साथ अन्याय करना और बदले की भावना पालना कभी सही नहीं होता। इसके बजाय हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि हर गलत काम का परिणाम बुरा ही होता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी, मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रहने वाला हूं, लेकिन अभी मैं चंडीगढ़ शहर में रहता हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, यह 2020 की है, जब यहां पूरे शहर में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। उस वक्त मैं चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जहां मेरी नाइट शिफ्ट लगती रहती थी। उस समय हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल था कि भीड़ की वजह से पैर रखने तक की जगह नहीं थी। एक दिन मेरे मैनेजर ने कहा कि सचिन, तुम्हारी शिफ्ट अब दूसरे डिपार्टमेंट में कर दी गई है, अब से तुम्हें वहीं ड्यूटी करनी होगी। जब मुझे पता चला कि मैनेजर ने मेरी शिफ्ट कैंसर डिपार्टमेंट में कर दी है, तो मुझे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि कैंसर डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग अभी नई बनी थी और रात में वह पूरी बिल्डिंग खाली रहती थी। मैंने उस बिल्डिंग के बारे में कई बुरी घटनाएं भी सुन रखी थीं, जो मुझे दूसरे सिक्योरिटी गार्डों ने बताई थीं। मैं बहुत घबराया हुआ था। ऊपर से सिक्योरिटी के काम में भी मुझे अभी बस 3 महीने ही हुए थे। मेरी उम्र भी तब बस 23 साल की थी और अभी मुझे काम करने का इतना तजुर्बा भी नहीं हुआ था। तो उस डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे कहा कि अब से तुम्हें रात में पूरी बिल्डिंग का चक्कर भी लगाना होगा। उस बिल्डिंग में करीब 15 फ्लोर थे। वह बिल्डिंग वैसे ही इतनी सुनसान रहती थी और ऊपर से मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले घूमने को बोल दिया गया था। बिल्डिंग में लिफ्ट तो थी, लेकिन फिर भी रात में अकेले पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाने में मुझे बहुत घबराहट होती थी। फिर एक दिन की बात है, मैं 4th फ्लोर पर था और एक एक करके सभी फ्लोर्स का चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक मुझे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के घसीट कर चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो या फर्श पर कुछ रगड़ रहा हो। मैं उसी वक्त बिना सोचे समझे दबे पांव ऊपर जाने लगा, यह सोचकर कि देखता हूं ऊपर क्या गड़बड़ है। अब मैं ऊपर पहुंचने वाला था कि वह आवाज एकदम से बंद हो गई। मैंने पूरे फ्लोर पर अच्छी तरह से नजर मारी तो देखा पूरी बिल्डिंग खाली थी, अंदर कोई नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, वह बिल्डिंग अभी नई नई बनी थी और उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और उस फ्लोर को चेक करके उसके ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। फिर मैंने ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे की ओर नजर मारी तो देखा कि नीचे मैदान में एक लाइन में बहुत सारी व्हील चेयर्स लगी हुई थीं।
लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वे व्हील चेयर्स अपने आप हिल रही हों। उनमें से कुछ व्हील चेयर्स आगे पीछे हो रही थीं। यह देखकर मैं घबरा गया। मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। अब मैं खिड़की से नीचे देख ही रहा था कि अचानक खिड़की के शीशे में मुझे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह औरत दिखने में बहुत डरावनी थी। उसे देखते ही मैं वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसी तरह अपने आप को घसीटते घसीटते मैं उस बिल्डिंग से नीचे उतरा, लेकिन नीचे जाते ही मैंने देखा कि बाहर व्हील चेयर पर वही औरत बैठी थी जिसे मैंने अभी अभी ऊपर वाले फ्लोर पर देखा था। मैं बयान नहीं कर सकता कि वह दिखने में कितनी डरावनी थी। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक जा रहे थे और उसके शरीर की लंबाई कम से कम 9-10 फीट की होगी। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। मुझे सिर्फ मेरी वॉकी टॉकी नजर आई, जिससे मैंने अपने दूसरे साथियों को बताया कि मुझे मदद की सख्त जरूरत है, जल्दी से कैंसर वाली बिल्डिंग पर आ जाओ। बस इतना कहते ही मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। मुझे अचानक से तेज चक्कर आ गया था। फिर सुबह 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को डॉक्टर की टीम के साथ देखा, जो मुझे दूसरे वार्ड में ले गए थे। मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, लेकिन इसके बाद मैं उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। कोविड के समय सरकार ने आने जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मैंने अपने साथ सारे कागज ले रखे थे ताकि पुलिस वालों ने अगर रास्ते में रोक लिया तो उनको सारा प्रूफ दिखा सकूं। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। गांव पहुंचकर जब मैंने अपने माता पिता को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैं कई दिनों तक बीमार रहा। मुझे बुरे बुरे सपने आते थे। कई बार ऐसा महसूस होता था कि रात को सोते समय कोई मेरे सीने पर बैठा है, जिस वजह से मैं न तो चल पाता था और न कुछ बोल पाता था। फिर मेरे माता पिता ने मेरा इलाज करवाया, जिसके कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे साथ घटे इस हादसे के बाद कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग में ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता था। बहुतों ने तो यह भी कहा कि भले ही हमें नौकरी छोड़नी पड़ जाए, लेकिन हम उस जगह काम नहीं करेंगे। करना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन कोविड की महामारी और काम न मिलने की वजह से मजबूरन मुझे वहां काम करना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी डर और बुरी परिस्थितियों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने के लिए साहस जुटाना पड़ता है और किसी भी हालात में हमें अपनी मेहनत और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी, मैं मेघालय का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है। यह हादसा साल 2017 में हुआ था, जब हम लोग तमिलनाडु में काम करने के लिए गए थे। हम कई दोस्त वहां एक साथ रहा करते थे। उन्हीं में मेरा एक दोस्त था जो मुझसे थोड़ा दूर रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त का उसके पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा फैमिली से झगड़ा हो गया। मैं आपको उन लोगों का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हुआ यह था कि एक दिन मेरे दोस्त का फोन चोरी हो गया था। उसे पता चला कि उसका फोन उसके पड़ोस में रहने वाले उन लोगों ने चुराया था, जिसके बाद उसका उन लोगों के साथ बहुत झगड़ा हो गया। मारपीट तक हो गई थी। उसने फोन करके हम सब दोस्तों को वहां बुला लिया। मेरे बाकी दोस्त तो वहां चले गए, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया था। लेकिन झगड़े के बाद भी उसका फोन नहीं मिला। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। झगड़ा खत्म हुए कई दिन बीत गए, महीना भर हो चुका था। लेकिन फिर अचानक मेरे दोस्त की तबीयत खराब रहने लगी। हमने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ है, लेकिन वह बोलता कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई है। इसके बाद वह हॉस्पिटल गया तो उसे कुछ दवाइयां मिली, जिनको खाने के बाद वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। 6-7 महीने बीत गए, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो एक दिन हमने उससे कहा कि यहां तो तू ठीक ही नहीं हो रहा है, एक काम कर, तू अपने गांव वापस चला जा। तो वह अपने गांव टिकिल किला में वापस आ गया। गांव जाकर उसकी मम्मी ने उसे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब उसे रात में डरावने सपने भी आने लगे थे। उसकी मम्मी को समझ आ गया कि यह तो कुछ और ही बात है। तो एक दिन उसकी मम्मी उसे एक ओझा के पास लेकर गई, जो भूत प्रेत का इलाज करते हैं। ओझा के पास गए तो उसे देखकर ओझा ने बताया कि
इसे लाने में तुमने बहुत देर कर दी है, अब इसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। उस ओझा ने बताया कि इसे आलू में कुछ डालकर इसके ऊपर काला जादू किया गया है। वह कभी इसके पेट में तो कभी इसकी गर्दन में इसे दर्द करते हैं। उस ओझा ने उसका इलाज करने की कोशिश तो की, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा सका। बाद में पता चला कि जिन लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था, उसी के बाप ने उसके ऊपर यह काला जादू करवाया था। ओझा के पास जाने के 45 दिन बाद मेरा दोस्त गुजर गया। मरने के बाद जिस जगह उसे दफनाया गया था, वहां मच्छरदानी लगाकर रखी थी, ताकि उसके मरने के बाद वह उस चीज को पकड़ सके जिसने उसे मारा है। लेकिन मरने के बाद उसने अपनी मम्मी के सपने में आकर कहा, अगर तुमने वह मच्छरदानी नहीं हटाई तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसकी मम्मी ने रात में ही जाकर वह मच्छरदानी वहां से हटा दी। मच्छरदानी हटाने के बाद उसकी मम्मी ने देखा कि वहां जमीन में से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकल कर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी किसी के साथ झगड़ा करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचो, क्योंकि नफरत और बदला कभी भी इंसान को शांति नहीं देता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा यह डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।